गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इनलाइटन ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो में हम लोग अगेन एमसीक्यूज देखेंगे। ठीक है, और इसमें हम लोग 1 to 10 क्वेश्चंस को देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डज द मेटालिक कैरेक्टर वेरी अक्रॉस द पीरियड। तो मेटालिक कैरेक्टर कैसे वेरी करता है अक्रॉस द पीरियड इन अ पीरियोडिक टेबल। तो आपको पता है कि जब हम एक पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है ना कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है और टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स बहुत डिक्रीज हो जाता है, इसलिए मेटालिक कैरेक्टर भी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि येलो पाउडर एक्स गिव्स अ पंजेंट स्मेल इफ लेफ्ट ओपन इन एयर। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अ ड्राई कंपाउंड वाई with chlorine gas. It is used for disinfecting ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, तो आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर के लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दैट इज CaOCl2। तो CaOCl2 को प्रिपेयर करने के लिए कंपाउंड एक्स लिया गया है। ठीक है, ड्राई कंपाउंड वाई को क्लोरीन से गैस से रिएक्ट कराकर, ठीक है, बनाया गया है। तो ड्राई कंपाउंड वाई हमारा क्या है, तो देखिए ड्राई कंपाउंड वाई जो है ना, ड्राई कंपाउंड वाई हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन से जब रिएक्ट करेंगे तो मिलेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है ना वो हमारा एक्स कंपाउंड है, जो कि बना है कंपाउंड वाई से, दैट इज CaOH2, जिसको हम लोग सेलेक्ट लाइम भी बोलते हैं। ड्राई सेलेक्ट लाइम को क्लोरीन से रिएक्ट करा के बनाया गया है। ठीक है, और जो ये एक्स कंपाउंड है ना उसका पंजेंट स्मेल होता है, मतलब ब्लीचिंग पाउडर का स्मेल पंजेंट होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। एक्स है CaOCl2 और वाई है हमारा CaOH2। क्वेश्चन नंबर 3 है, द रे डायग्राम बिलो फॉर द रे ऑफ अ लाइट इंसिडेंट ऑन अ कॉन्केव मिरर एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पे एक कॉन्केव मिरर दिया गया है और वहाँ पे एक इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रहा है। तो आपको बताना है कि कौन सा सही रे डायग्राम है। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि किसी भी मिरर में जो नॉर्मल है ना वो परपेंडिकुलर होता है मिरर के, प्लेन मिरर में। ठीक है, प्लेन मिरर में नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है प्लेन मिरर के, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, जो कि नॉर्मल से इंसिडेंट रे बनाता है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि नॉर्मल से अगेन रिफ्लेक्टेड रे बनाता है, दोनों ही एंगल आपस में इक्वल होते हैं। सो ये जो है ना केस, ये हर किसी मिरर में होगा, इवन इन अ प्लेन मिरर और इन अ कर्व मिरर। तो यहाँ पर देखो, जब एक इंसिडेंट रे स्ट्राइक करेगा पैरेलली एक कॉनकेव मिरर को, तो वो फोकस से पास करेगा, वो रे फोकस से पास करेगा। ठीक है, और जैसे ही वो रे फोकस से पास करेगा ना, तो आप जब देखोगे कि नॉर्मल इसमें हम कैसे ड्रॉ करते हैं, प्लेन मिरर में नॉर्मल हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, लेकिन कर्व मिरर में हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा के नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ करेंगे नॉर्मल, तो अगेन एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में आपको जो रे डायग्राम है वो कौन सा सही है, तो आप देखो किसमें जो है ना पैरेलली आ रहा है और फोकस से पास कर रहा है। फर्स्ट वाले में देखो पैरेलली रे आ रहा है पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, तो ये रॉन्ग है। सेकेंड में देखो पैरेलली आ रहा है बट फोकस से पास कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पे देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लोगों ने जो लाइन ड्रॉ किया है मिरर पे वो नॉर्मल है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। ऑप्शन नंबर सी में इंसिडेंट रे पैरेलली तो गया है पर वो गुजरा है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच से। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि अ मैन स्टैंड्स इन अ फ्रंट ऑफ अ लार्ज प्लेन मिरर। ये इतना बड़ा प्लेन मिरर है लार्ज, और एक आदमी यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, हाउ फार मस्ट ही वॉक बिफोर ही इज 5 मीटर अवे फ्रॉम हिज इमेज। अब देखो वो आदमी जो है ना वो 10 मीटर अवे फ्रॉम द प्लेन मिरर खड़ा है। ठीक है, अब 10 मीटर वो खड़ा है प्लेन मिरर से दूर। ठीक है, तो इमेज भी उसका प्लेन मिरर से दूर 10 मीटर बनेगा। अब इसने पूछा है कि कितना उसको चलना चाहिए, हाउ फार मस्ट ही वॉक। अब उसको ये 10 मीटर जो है वो दूर है ये लड़का इस मिरर से, तो अब इस लड़के को कितना डिस्टेंस कवर करना चाहिए
ताकि जब वो उतना डिस्टेंस कवर करे ना तो वो अपने इमेज से 5 मीटर दूर हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि डिस्टेंस पहले उसने 10 मीटर का था वो मिरर से, ठीक है। तो मिरर से डिस्टेंस पहले 10 मीटर था उसका, तो इमेज भी 10 मीटर दूर था। अब वो कितना चलेगा कि 5 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए उसका इमेज से। तो इमेज से डिस्टेंस 5 मीटर है, तो मिरर से उसका 2.5 मीटर हो जाएगा डिस्टेंस। तो कितना चलेगा कि 2.5 मीटर वो दूर होगा मिरर से, तो 7.5 मीटर। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 मीटर माइनस 2.5, दैट इज 7.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। A light ray striking a glass prism is depicted in the figure. एक लाइट रे है जो ग्लास प्रिज्म पे स्ट्राइक कर रहा है और आपको इसका क्या है, a light ray striking a glass mirror is depicted in the figure. So the image has labels indicating the different angles, which angle in turn displays the angles of incidence and angle of reflection. तो कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंस है और कौन सा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो ये एक प्रिज्म है, यहाँ से इंसिडेंट रे आया, ये नॉर्मल है, डॉट डॉट जो लाइन दिख रहा है वो नॉर्मल है। इंसिडेंट रे एयर से आ रहा है, डेंसर मीडियम है, एयर से डेंसर मीडियम है, तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ए है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं बोलेंगे इसको हम लोग, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे एक्चुअली, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा डी होगा। सो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, ए एंड डी। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, आइडेंटिफाई द मेथड इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। तो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी देना है तो कौन सा मेथड यूज़ किया जाएगा। तो देखो एनर्जी हम लोग 3 तरीके से ले सकते हैं, एरोबिक मेनली 2 तरीके से ले सकते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलता है 38 ATP, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में लेस एनर्जी मिलता है, दैट इज़ 2 ATP। तो बोल रहा है क्या कि कौन सा मेथड है जिससे कि ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी दिया जाता है। तो ग्लूकोज को, ठीक है, तो हम लोगों को एनर्जी मिलेगा 3 प्रोसेस से, एरोबिक, एनारोबिक, मेनली इसके 2 पार्ट है, और फर्मेंटेशन इज अ पार्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो, व्हाई डज द लाइम वाटर टर्न मिल्की। लाइम वाटर मिल्की टर्न क्यों होता है। तो जब आप लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डालोगे तो वो लाइम वाटर उससे रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड से और बनेगा CaCO3, जिसके कारण मिल्की टर्न हो जाता है वो लाइम वाटर। सो व्हाई डज द वाटर टर्न मिल्की, CO2 इज रिलीज्ड और CO2 इज कंज्यूम्ड। देखो CO2 रिलीज करके नहीं बल्कि CO2 कंज्यूम करके होगा, क्योंकि जब आप लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स करोगे तभी वो मिल्की होगा, अदरवाइज वो मिल्की टर्न नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ इज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर रेगुलेटेड इन प्लांट्स। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स कैसे रेगुलेट किया जाता है प्लांट में। तो इट इज़ अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। यस श्योर, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल, क्योंकि गार्ड सेल के ही कारण ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर होता है प्लांट में। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग 1 मीटर स्क्वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड 1 मीटर ऑफ लेंथ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, आइडेंटिफाई ए एंड बी। देखो इथेनॉल का ऑक्सीडेशन हो रहा है 2 तरीके से, ठीक है। एक केस में है ना क्रोमिक एनहाइड्राइड लेंगे, क्रोमिक एनहाइड्राइड के, ठीक है, तो क्रोमिक एनहाइड्राइड को ऑक्सीडाइज, क्रोमिक एनहाइड्राइड से एथेनॉल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमें मिलेगा इथेनल, ठीक है, CH3CHO, ठीक है। और दूसरे केस में है ना इथेनॉल को अल्कलाइन KMnO4 से ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमें मिलेगा इथेनोइक एसिड। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 11 से 20 को डिस्कस करूंगी। आप हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और हमारे पूरे MCQ सीरीज़ को देखें। डेफिनेटली आपको इससे बोर्ड एग्जाम में काफ़ी फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच।